हेलो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सेक्शन 27 के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 27 के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ नॉर्मल बातों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि भारत का जो संविधान है वो हमें, अगर हम लॉफुल कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसकी हमें आज़ादी देता है। पर मान लो कोई ऐसी पार्टी या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिटर है वो कोई ऐसा एग्रीमेंट करे जिसमें वो हमारे जो बिज़नेस, हम जो लॉफुल बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें वो इंटरफेयर करे या इंटरप्ट करे या फिर हमारे बिज़नेस को बंद करने की कोशिश करे, तो ऐसे में उस एग्रीमेंट का क्या होगा। जानते हैं इस सेक्शन 27 में क्या लिखा है। सेक्शन 27 हमें ये बताता है कि जब कोई भी एग्रीमेंट किसी भी लॉफुल बिजनेस को रोकने के लिए किया जाता है तो ऐसे केस में जो एग्रीमेंट है वो टोटली अनलॉफुल होगा, और ये जो अनलॉफुल होगा वो एक सीमा तक होगा। इसका मतलब क्या है? उस एक सीमा तक का मतलब ये है कि कोई भी जो एग्रीमेंट है, मान लो किसी बिजनेस को रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक सीमा तक के लिए हो रहा है, तो उस लिमिटेशन तक के लिए वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। पर अगर वो उस लिमिटेशन को क्रॉस करता है तो ऐसे में वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कपड़े का मार्केट है, उसमें गवर्नमेंट को ड्रेनेज सिस्टम और रोड का काम करवाना है। ऐसे केस में गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट उस कपड़ा मार्केट के व्यापारियों के साथ करती है कि आप इतने समय के लिए अपनी दुकानें और ये जो अपना काम है उसको बंद कर दो, इसके एवज में हम आपको इतना कंपनसेशन देंगे। या फिर मान लो वो गवर्नमेंट उस कपड़ा मार्केट का जो है उस एरिया को हटाकर, उस एरिया से उस कपड़ा मार्केट को हटाकर वहाँ पर पब्लिक पर्पस के लिए कोई काम करवाना चाहती है। मान लो कोई हाईवे उस मार्केट से निकलना चाह रहा है, ऐसे में गवर्नमेंट उसके एवज में उनको कंपनसेशन देके और दूसरी जगह पे वो मार्केट इस्टेब्लिश करवाती है। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट है जिसमें गवर्नमेंट वो जो कपड़ा मार्केट के जो व्यापारियों के जो व्यापार को, मतलब उसके बिजनेस को रोकने के लिए जो एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये वॉइड नहीं होगा। दूसरा, उसके लिए वो एक कंपनसेशन दे रहे हैं, तो इस बेसिस पे जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। पर मान लो इसी एग्रीमेंट में अगर गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन ना दे, ना ही उनको कोई दूसरी लोकेशन अवेलेबल कराए जहां वो अपना मार्केट इस्टेब्लिश कर सके, तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट अगर उनके बिजनेस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे रही है, तो इस टाइप का जो एग्रीमेंट है वो उस लिमिट तक, वो लिमिट क्या है कि अगर वो कंपनसेशन दे देती है और उनको लोकेशन प्रोवाइड कर देती है तो वहाँ तक तो वो एग्रीमेंट वैलिड है। पर अगर ये दोनों चीज़ें अगर वो नहीं करती है तो उस लिमिट के बाहर पे जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं। बट एक्सेप्शंस है, अगर उस एक्सेप्शन के बेसिस पे कोई भी एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो ऐसे में वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। ऐसे 2 एक्सेप्शंस है। 2 एक्सेप्शंस में पहला है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन और दूसरा है जुडिशरी एक्सेप्शन। स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन में पहला क्लोज क्या आता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन सेलिंग ऑफ फेम। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई एक पार्टी है वो अपने फेम को बेचती है और दूसरी पार्टी के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि जब तक वो पार्टी उसके फेम को लेके अब बिजनेस कर रही है तो अपना इंडिविजुअल कोई सेम टाइप का बिजनेस नहीं कर सकती। या और दूसरा ये कि जब तक उस एरिया में वो जिस पार्टी ने अपना फेम बेचा है वो अगर बिजनेस कर रही है तब मतलब कि उस चीज़ का अपना सेपरेट बिजनेस नहीं कर सकती। तो इस टाइप का जो रेस्ट्रिक्शन अगर बिजनेस पे लगा है तो इस टाइप के एग्रीमेंट वॉइड नहीं होंगे। बस कुछ कंडीशंस है वो फुलफ़िल कर दे। पहला कंडीशन ये है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो फेम बेचने वाली जो पार्टी है जब तक वो बिजनेस करेगी तब तक वो जो खरीदने वाली पार्टी है वो अपना इंडिविजुअल सेम चीज़ के लिए बिजनेस ना करें। तीसरा, वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो ओनली सेम चीज़ के बिजनेस के ऊपर ही होना चाहिए। और जो रेस्ट्रिक्शन है वो कोर्ट के अकॉर्डिंग एक वैलिड और टाइम और एरिया के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मान लो कोई फार्मेसी है, ठीक है, और उसके ऊपर जिसने अपना फेम बेचा है वो
उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि नहीं, तुम किसी भी हॉस्पिटल के आसपास बिजनेस कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो एक जंगल में जाके अपनी कंपनी सेटअप करके वहाँ फार्मेसी करनी है। और या फिर वो इस टाइप का रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि नहीं, तुम सिर्फ रात के 12 से सुबह 6 बजे तक ही अपना बिजनेस कर सकते हो। तो इस टाइप के जो इनवैलिड टाइप के अगर रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं तो तब भी वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है जुडिशरी एक्सेप्शन। जुडिशरी एक्सेप्शन का पहला क्लोज क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्शंस बाय बिजनेस यूनियन। इसका मतलब क्या है? आजकल हम देख रहे हैं कि हर छोटे से छोटा बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो अपना एक यूनियन बना लेते हैं, बिजनेस यूनियन बना लेते हैं। और बिजनेस यूनियन अपने कुछ नियम भी बना लेते हैं और उन नियम को उस जो बिजनेस यूनियन के जो मेंबर्स हैं, जो छोटे छोटे जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, उनको फॉलो करना आता है। बट इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अगर वो ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो ये बिजनेस यूनियन के जो रेस्ट्रिक्शन है, वो जो अनुबंध है, जो एग्रीमेंट है, वो वैलिड हो। बिजनेस यूनियन की ये कुछ कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि जो नियम बिजनेस यूनियन ने बनाए हैं वो जो नियम है वो ना तो उसके मेंबर ना पब्लिक के अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। दूसरा, बिजनेस यूनियन के जो नियम है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस करने वाले जो उसके मेंबर है उनकी पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि जो स्वतंत्रता है, उनकी जो आज़ादी है बिजनेस करने की, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना लगाए। तीसरा, ये बिजनेस यूनियन अपनी एक मोनोपोली खड़ी ना कर दे। मतलब कि अगर मान लो कि बिजनेस यूनियन अपनी मोनोपोली बना के किसी और जो बिजनेसमैन है, मान लो कोई नया बिजनेसमैन है, उसको मार्केट में आने ना दे। मतलब कि एक फेयर कंपटीशन रहना चाहिए। तो इस टाइप के अगर रेस्ट्रिक्शन, इस टाइप की कंडीशन फुलफिल करते हो अगर कोई बिजनेस यूनियन रेस्ट्रिक्शन लगाती है बिजनेस पे, तो उस टाइप के जो एग्रीमेंट है वो भी वैलिड होंगे। सेकंड, इसका जुडिशरी एक्सेप्शन का क्लोज क्या है? रेस्ट्रिक्शन बाय एक्सक्लूसिव डीलर। इसका मतलब ये है कि कई बार जो फैक्ट्रीज के मालिक होते हैं, किसी प्रोडक्ट के जो मालिक होते हैं, वो अपना एक एजेंसी या अपना एक एजेंट को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट ओनली एक एजेंट के ही बेचते हैं और उस एजेंट के ऊपर वो अपनी रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि नहीं, जब तक हम हमारा प्रोडक्ट तुम्हें बेच रहे हैं तब तक तुम किसी और के प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर एरिया में सेल नहीं कर सकते। इस टाइप के रेस्ट्रिक्शन लगा के अगर कोई एग्रीमेंट बनता है तो वो भी वॉइड नहीं होगा। इसके साथ ही जो एजेंट है वो भी अपने फैक्ट्री के जो ओनर है, जो प्रोडक्ट का ओनर है, उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि जब तक वो उसका माल को, मतलब उसके प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर एरिया में बेचता है, तब तक वो जो फैक्ट्री का मालिक है वो किसी और एजेंसी को अपना प्रोडक्ट नहीं सेल करेगा। तो इस टाइप के जो रेस्ट्रिक्शंस है उसके बेसिस पर अगर एग्रीमेंट बनता है तो वो एग्रीमेंट को वॉइड नहीं करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम समझते हैं। कल हम मार्केट में देखते हैं कि एक किसी कंपनी के नाम की पर्टिकुलर हमें शॉप मिलती है, वहाँ पर उस पर्टिकुलर कंपनी के ही प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस टाइप की जो शॉप है वो इसी टाइप के एग्रीमेंट के बेसिस पे होती है कि अगर वो जो शॉप का जो ओनर है उसने उस कंपनी इसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि वो सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो इस बेसिस पे हम समझ सकते हैं। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट के नियम हैं, इसी नियम के बेसिस पे वो उस प्रोडक्ट को अपनी शॉप पर सेल कर रहे हैं। उनकी शॉप पर आप दूसरे प्रोडक्ट को नहीं देख पाते होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और जुडिशियल एक्सेप्शन है कि रेस्ट्रिक्शन बाय फ्रेंचाइजीज। इसमें हम देखते हैं कि कोई कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी सेल करती है तो उसको जो खरीदने वाला है उस फ्रेंचाइजी के लेने के बाद अपनी शॉप में या फिर अपने उस पर्टिकुलर एरिया में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही सेल करता है। तो इस टाइप का रेस्ट्रिक्शन लगा के जो एग्रीमेंट बन रहे हैं वो भी वैलिड होंगे। इसके अलावा लास्ट जुडिशियल एक्सेप्शन है वो ये है कि रेस्ट्रिक्शन बाय जॉब एंड सर्विस। आजकल बहुत सारी जो जॉब है उसमें एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है उनके एम्प्लॉयज़ के साथ, पर कुछ एग्रीमेंट्स में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ शर्तें, कुछ कंडीशन साइन करवा ली जाती है एम्प्लॉयज़ से। जैसे कि पहला कि वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इस कंपनी में काम करेगा। दूसरा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में वो उस कंपनी को नहीं छोड़ सकता। तीसरी कंडीशन वो ये डाल देंगे कि वो जब इस कंपनी में काम कर रहा है तो इस सेम काम को वो किसी और कंपनी या और जगह नहीं कर सकता। चौथा, इस काम की समाप्ति के बाद, मान लो इस कंपनी में वो इस काम को कर रहा है, इस काम के ख़त्म होने
होने के बाद में वो किसी दूसरी जगह जाके उस काम को नहीं कर सकता। तो इसकी पहली और दूसरी कंडीशन टोटली इनवैलिड होगी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें आज़ादी देता है कि हम अपनी इच्छा से एक लॉफुल बिजनेस को कर सकते हैं। कोई भी हमें एक पुराने टाइम की तरह बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें तीसरी कंडीशन थी, इस बेसिस पर अगर एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन के साथ में कि जो काम हम किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर हम दूसरा कंपनी के लिए कर रहे हैं तो ऐसे में हम पहली कंपनी के साथ में एक तरीके का धोखा कर रहे हैं, या फिर एक देखा जाए तो उसका जो कंपटीशन है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इस टाइप की अगर कंडीशन का जो तीसरी कंडीशन है, इस टाइप की कंडीशन के साथ में एग्रीमेंट बनता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। चौथी इसमें कंडीशन ये है कि उस काम को ख़त्म होने के बाद में हम दूसरी कंपनी में या दूसरी जगह पर जाके उस काम को नहीं कर सकते। या ऐसी कंडीशन भी अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखती है तो इस टाइप का एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 27 ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 28 की तरफ। सेक्शन 24 हमें ये बताता है कि एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाता है जो कि लीगल प्रोसीडिंग में बाधा डालता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। इसके दो क्लोजेस दिए हुए हैं। इसका पहला क्लोज बोलता है एग्रीमेंट मेड टू रेस्ट्रिक्ट लीगल राइट्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाता है जो किसी पार्टी के नॉर्मल सी प्रोसीडिंग की वजह से उसके जो लीगल राइट्स है उसको पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर देता है या फिर बैन कर देता है, तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होंगे। पर इसमें एक पेच है, अगर वो रेस्ट्रिक्शन अगर पार्शली है तो इस बेसिस पे वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, वो पूरा लीगलाइज होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ से ये एग्रीमेंट में साइन करवा लेती है कि अगर उसको अनलॉफुल वे में भी अगर नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है तो भी वो किसी भी कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकता, तो इस टाइप का एग्रीमेंट वॉइड होगा। पर यहीं अगर वो कंपनी अपने एम्प्लॉय से ये लिखवाती है कि अगर उसे कोई भी समस्या है तो इसके लिए वो ओनली मुंबई के कोर्ट में ही अपना केस फाइल कर सकता है, तो इस टाइप का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सा रेस्ट्रिक्शन है कि वो अपना जो केस है ओनली मुंबई के कोर्ट में फाइल करेगा, तो इस टाइप के एग्रीमेंट वॉइड नहीं होंगे। इसके अलावा इसके क्लोज ए में लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट रिड्यूसिंग द इन्फोर्समेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें उसे लागू करने का जो टाइम पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है और फिर वो एग्रीमेंट बनता है, तो ऐसे केस में वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। फिर एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपने कस्टमर से इस बात का एग्रीमेंट साइन करा लेती है कि अगर उनकी मैच्योरिटी क्लियर हो जाती है तो उनको 1 साल के अंदर अंदर अपनी मैच्योरिटी को क्लेम करना है। अगर वो 1 साल के बाद में मैच्योरिटी क्लेम नहीं करते हैं तो उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परिसीमन अधिनियम मतलब कि डीलिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो लिमिट है वो इन्होंने कम कर दी है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्रीमेंट है वो टोटली वॉइड होगा। यहाँ इसका क्लोज ए ख़त्म होता है। इसके अलावा इसका क्लोज भी ये कहता है कि एग्रीमेंट एक्सटिंग्विशिंग राइट ऑन एक्सपायरिंग ऑफ द सर्टेन पीरियड। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें किसी भी पार्टी के जो राइट्स है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ख़त्म होने के बाद में ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो इस टाइप के एग्रीमेंट वॉइड होंगे। पर इसमें एक पेच है, अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है या फिर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर उस डिस्प्यूट को डायरेक्ट एक पंच निर्णय मतलब कि किसी कमेटी को दे दिया जाता है और उसमें यह लिख दिया जाता है कि इस कमेटी का जो डिसीजन है वही फाइनल कंक्लूजन होगा, तो ऐसे केस में एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई भी एक कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ से ये एग्रीमेंट साइन करा लेती है कि अगर कोई भी उनका रूल रेगुलेशन वायलेट करता है एम्प्लॉय तो बिना किसी प्रोसीडिंग के बाहर कर दिया जाएगा, तो ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। पर यही अगर उसमें ये लिखा हुआ कि अगर वो जो एम्प्लॉय है उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करता है तो उससे एक जो कमेटी है उसके डिसीजन को मानना होगा, तो इस टाइप का एग्रीमेंट एक तरीके से
पंच निर्णय मतलब कि कमेटी के पास जा रहा है तो वोइड नहीं होगा। यहाँ पर सेक्शन 28 खत्म होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 29 की तरफ। एग्रीमेंट मेड ऑफ द अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसका जो कंक्लूजन है, डिसीजन है, वो अनसर्टेन है, मतलब कि उसका कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, इवन उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होंगे। पर मान लो किसी ऐसी सिचुएशन में उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट, एक पर्टिकुलर डिसीजन निकल के आ रहा है, तो ऐसे केस में वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, राम और श्याम है। राम शाम को 1000 लीटर तेल बेचने का एग्रीमेंट करता है, तो ये एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। यहाँ पर किस टाइप का जो ऑयल है, कब बेचना है और कितने रेट में बेचना है, किस डेट को बेचना है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो अनसर्टेनिटी के बेसिस पे ये वॉइड होगा। पर यहीं राम और श्याम के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें 1000 लीटर जो ऑयल है वो सरसों का ऑयल बेचना है, मस्टर्ड ऑयल बेचना है, 5 सितंबर को भेजना है, इसी साल बेचना है और उसको 50 रुपये लीटर की रेट में बेचना है। तो इस टाइप जो जिसमें स्पेसिफाइड अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन 30 की तरफ। सेक्शन 30 हमें क्या बताता है? एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजिंग इज वॉइड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट बनाया जाता है वो वेजिंग के रिगार्डिंग है। वेजिंग का मतलब किसी दाव, मतलब कि जो गैम्बलिंग, जो सट्टा बाजार होता है उसके ऊपर बेसिस पे है, तो इस टाइप का एग्रीमेंट टोटल वॉइड होगा, क्योंकि सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सट्टेबाजी को टोटली रेस्ट्रिक्टेड करता है। अगर इसी टाइप के एग्रीमेंट में जो विजेता पार्टी है उसको कोई भी इनाम देने या लेने से रिलेटेड या फिर किसी भी टाइप के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर वो जो सट्टे का एग्रीमेंट बन रहा है, वेजिंग का एग्रीमेंट बन रहा है, तो वो वॉइड होगा। पर इसमें एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है। एक्सेप्शन क्या है कि हॉर्स रेस होने में तो वेजिंग का मतलब कि सट्टेबाजी का ही एक पार्ट है, पर हॉर्स रेस को इसमें एक्सेप्शन से निकाला हुआ है। अगर कोई भी एक पार्टी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहता है विनर के लिए, हॉर्स रेस के विनर के लिए, तो वो कर सकता है। इस टाइप का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। करंट सिचुएशन में 500 या उससे ऊपर का अमाउंट अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो वो जो अमाउंट है वो और उस अमाउंट से रिलेटेड एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखी हुई कोई भी जो बात है वो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 294 के क्लोज ए में लिखी हुई किसी भी बात को वैध मतलब लीगल करार नहीं देता है। ठीक है, तो ये हम सेक्शन 30 को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर 2 था वो टोटली आज कंप्लीट होता है। नया चैप्टर होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज तक के लिए हमारी वीडियो यहीं तक थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।